गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो क्लास तीसरी से पाँचवीं और यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास 3 से यहाँ पे देखिए क्लास 3 से लेकर के और 8 तक यानी कि 3 से 8 तक के जो प्रश्न हैं यानी कि उसमें पर्यावरण और हम यानी कि तीसरी से पाँचवीं तक के लिए हैं और 6 से 8वीं तक के लिए जो विज्ञान के प्रश्न हैं। तो सभी जो विषय वस्तु से संबंधित जो भी प्रश्न हैं यानी कि जो सिलेबस में हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह यहाँ पे है, तो इसे हम देखेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, जिसकी अभी पूर्णतः घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिसंबर महीने में संभवतः ये परीक्षा होगी। और SCRT जो है यानी कि जो बिहार विद्यालय में या हम कहें कि अपने बिहार के स्कूलों में जो सिलेबस जो यानी कि जो SCRT के द्वारा तय किया हुआ जो सिलेबस है, जिस सिलेबस के आधार पर पठन पाठन विद्यालयों में होता है, तो उसी SCRT के तय सिलेबस के आधार पर ही ये परीक्षा होनी है, ऐसा विभाग का कहना है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। यानी कि पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे इस परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। और देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है यानी कि जब एक ही किस्म के इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है इसे फसल कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन 20 में सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, विशेष करके जो दलहनी पौधे होते हैं तो उनके जड़ों में पाया जाता है, यानी कि सही जवाब इसका होगा फलीदार पौधों की जड़ों में यह पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? इसका सही जवाब है जायद फसल, यानी कि जो जायद फसलें होती हैं रबी और खरीफ के बीच की फसलें होती हैं। और जायद फसलों में जैसे कि ककड़ी, खीरा और जो सब्जियां हैं वो सब उसमें आती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं? जंतुओं के द्वारा इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ हैं? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहद जो है वो जंतुओं के द्वारा यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ये खाद्य पदार्थ है। जबकि दाल हैं, फल और ये चावल ये यानी कि ये फसलों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल इसमें से कौन है ये बताना है, और सही जवाब इसका है कपास रेशेदार फसल है। छठा प्रश्न है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देख लीजिए, इसमें सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फसल चक्रण का हमें एक तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। और नेक्स्ट है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सभी जो प्रश्न हैं ये सभी हमारे पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं, जो क्लास 3 से लेकर के 8 तक से संबंधित हैं। और इसमें देख लीजिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सी होगा, यानी कि उसे जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। दानों को यानी कि भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी है, यानी कि इसका थ्रेसिंग सही जवाब होगा। और इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? 9वां प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण इनमें से कौन है? अब सही जवाब है, यानी कि गाजर घास जो हैं, यानी कि कुछ अवांछनीय खरपतवार फसलों के साथ उग जाते हैं खेतों में, जिसे खरपतवार कहते हैं, और उसे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। इस तरीके से उसे निराई के द्वारा हम ऐसे पौधों को या खरपतवार को खेत से बाहर करते हैं, यानी कि फसलों को अधिक पैदावार योग्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? खरीफ फसल यानी कि रबी और खरीफ फसलें दो प्रकार की फसलें होती हैं, तो इनमें से खरीफ फसल पूछ रहा है कि खरीफ फसल कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सोयाबीन एक प्रकार के खरीफ फसल हैं। जबकि गेहूं है, आलू और राई ये रबी फसल हैं, यानी जिनकी बुआई जो है कि अक्टूबर नवंबर में होती हैं और मार्च अप्रैल तक ये इनकी कटाई हो जाती हैं, जो रबी फसलें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसलों से अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? इसको हम
दौनी के नाम से जानते हैं, यानी जिससे हम दौरी करते हैं। और नेक्स्ट है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है। ऋतु के आधार पे कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है, ये बताना है आपको। और सही जवाब इसका है मिश्रित फसल कहते हैं। ऋतु के आधार पर ये सबसे कम प्रचलित जो फसल हैं वो मिश्रित फसल हैं। सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। जो सैल कण होते हैं और जो ह्यूमस, उसके मिश्रण को क्या कहते हैं, इसके देख लीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बजरी के नाम से जाना जाता है। कुतरने में सहायता करने वाले दांत कौन से हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य की जो यानी कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो उसमें से कुतरने में सबका काम अलग अलग होता है। कुतरने में सहायता करने वाले दांत को क्या कहते हैं, तो कृंतक के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। फलदार फसल कौन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नींबू है। और नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। सिंचाई के लिए जल का स्रोत कौन नहीं है, साइफन जो है वो सिंचाई का स्रोत नहीं है, जबकि तालाब, नदी और झील ये सभी सिंचाई के स्रोत हैं। और नेक्स्ट है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को उसको आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच उसका तापमान हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि केंचुआ जो है वो वर्मी कंपोस्ट का उदाहरण है। वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उसे क्या कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं या वो क्या कहलाते हैं। सही जवाब ऑप्शन होगा चालक, यानी जो चालक पदार्थ होते हैं उनसे होकर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आसानी से स्थानांतरित हो जाती हैं। 20वां प्रश्न है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि टाइफाइड इसका सही जवाब होगा। जो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला ये बीमारी है, यानी कि टाइफाइड जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है। डेंगू परजीवी यानी कि किस मच्छर के द्वारा फैलता है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मादा एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू परजीवी, यानी कि जो डेंगू के परजीवी होते हैं ये मादा एडिस मच्छर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट ये प्रश्न है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन है। वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। और नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग हैं वो किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है वो किस जीव के काटने से होता है। सही जवाब है मच्छरों के काटने से होता है। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन है कि कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। और इसमें देख लीजिए इसमें दिया है कि इसका सही जो मिलान होगा ये देखिए ये ऑप्शन बी है, यानी कि 1 का 2 होगा, यानी कि पहला जो मिलेगा वो 2 से मिलेगा। यानी कि हम गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं तो सर्दियों में समुद्री समीर बहने का समय क्या है, तो देखिए ये जो समुद्री समीर होता है वो दिन के समय बहता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या होता है, तो हल्के कपड़े हम गर्मियों में पहन सकते हैं, यानी कि सी का 4 होगा। और डी जो है यानी कि थल समीर चलने का समय क्या है, तो ये भी डी का 3 है, यानी कि रात में जो है कि वो थल समीर चलता है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि बी जो मिलान है वो सही है इसमें। 25वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब देखिए 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। ये ऑप्शन है आपके सामने है, गिलोय, सिंकोना, धृतकुमारी या फिर सहजन। इसमें से सही जवाब क्या है देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि गिलोय होगा इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज किया था वो पेनिसिलिन की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। प्रतिजैविक के उदाहरण कौन हैं इसका देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और
प्रतिजैविक जो है कि पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का प्रतिजैविक है, यानी कि 27 का ये आंसर सही है। और नेक्स्ट है कि पैकेटों यानी कि थैलियों में आने वाले दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। पैकेटों यानी कि थैलियों में आने वाले दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका पाश्चीकरण किया जाता है। और इस तरीके से जो थैली या पॉकेट में जो दूध आते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीव के उदाहरण इनमें से कौन है? 29वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं? देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो विषाणु हैं, कवक और जीवाणु, ये सभी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। और 30वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव हम किसे कहते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं, तो जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और 31वां प्रश्न है कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जिसमें सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? सही जवाब इसका होता है, यानी कि विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच का एक कड़ी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि डी है, यानी कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल, इन सभी जो है कि वर्गों में इसे बांटा गया है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील कौन सा नहीं है देखना है। देखिए इसमें देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए विटामिन ए जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। बाकी जो विटामिन बी है, सी है, यानी कि ये जो है ये जल में घुलनशील होता है। देखिए इसके लिए आप याद कर सकते हैं, WBC याद कर सकते हैं। देखिए ये W4 यानी कि वाटर हो गया, और यहाँ पर BC है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वाटर में B और C ये घुलनशील है। और इसमें से यानी कि हम इसको WBC के नाम से जल्दी याद कर सकते हैं। W यानी कि वाटर हो जाएगा W से, और इसमें BC से आप समझ सकते हैं कि पानी में B और C घुलनशील हैं, बाकी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए जो है वो जल में नहीं घुलता है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव यानी कि ये 4 प्रकार के होते हैं। और 35वां प्रश्न है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? देख लीजिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अमीबा होगा। कवक क्या है? तो देख लीजिए, इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, यानी कि कवक जो है कि एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय भी हैं और सूक्ष्मजीव भी हैं। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। और 37वां प्रश्न है कि गाय में खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है? गायों में जो रोग होता है तो ये रोग जो होते हैं वो वायरस के द्वारा होता है। और जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं, ये बताना है। जीवाणु किस प्रकार के रोग होते हैं? तो देखिए, वो एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, और सर्वत्र पाए जाने वाले भी जीव होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी ये सही हैं। मजबूत रेशे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वो कौन है? 39वां प्रश्न है, और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि नायलॉन जो है कि इसका सही जवाब होगा। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए 41वां प्रश्न है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि ये पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो कागज़ जो है सेलुलोज का सबसे शुद्ध रूप होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए यहाँ पे सब डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि यहीं अगर हम देखें फ़ारेनहाइट में तो ये होता है 98 डिग्री, 98.6 डिग्री होता है। ये फ़ारेनहाइट में जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री। टेफ्लॉन क्या है? अगला प्रश्न है ये, टेफ्लॉन क्या है? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। और नेक्स्ट है कि बेकेलाइट क्या है? देख लीजिए 45वां प्रश्न है कि बेकेलाइट क्या है? तो एक प्रकार से ये इसका आंसर है। देख लीजिए 45वां प्रश्न है, यानी कि बेकेलाइट क्या है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके पहले जो देखिए जो ये 44वां प्रश्न था उसका भी जवाब यही था कि टेफ्लॉन क्या है, तो ये भी ये है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, और बेकेलाइट भी वही है। नेक्स्ट है कि उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक कहते हैं।
पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जैव निम्नीकरणीय के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आसानी से जैविक प्रक्रिया के द्वारा वो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। रेयान किस प्रकार का रेशा है? रेयान, देखिए इसमें ये 47वां प्रश्न था। 48वां प्रश्न है कि रेयान किस प्रकार का उदाहरण है? तो एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है वो। और 49वां प्रश्न आज के लिए है कि कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से और कृत्रिम स्रोतों से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। यानी कि इस तरीके से ये 49 प्रश्न आज के लिए थे। इसके आगे के जो प्रश्न है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, कम से कम 1000 प्रश्नों का एक संग्रह है। तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से सभी प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाए। तो फिलहाल ये 49 प्रश्न आज के लिए हैं, बाकी जो प्रश्न होंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।